गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जस्ट अ सेकेंड। स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को? यस सर। फिर बढ़िया है। क्या हो गया क्लास? सर वो लिंक ही गलत आ गए थे हमारे ग्रुप में। तो क्या हो गया? सर वो चिराग सर ने गलती से गलत लिंक सेंड कर दिए। मतलब 6 बजे केमिस्ट्री का आ गया और जो आया था ना उसमें भी सर कोई टीचर ही नहीं था हमारी। तो फिजिक्स पीछे का भी था? नहीं सर, वो गलत लिंक थे। फिर? फिर सर वो दूसरे हिमाचल वाले ग्रुप में सर शायद सही था ग्रुप लिंक, तो उसमें एक ही बच्चा था, चिराग ही था उसमें सर। तो उसने सर ओनली का पेपर डिस्कस किया, तो सर ने ओनली ये 12th के पार्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ना वही करवाए सिर्फ। तो हम तो फिर लेट ज्वाइन हुए, तो सर कह रहे थे रिकॉर्डिंग देख लेना अब तो। ओके। पहले वैसे केमिस्ट्री का था क्या डिस्कशन? यस सर, वो केमिस्ट्री का दे रखा था 6 बजे का लिंक हमारे ग्रुप पंजाब वाले ग्रुप में। तो अच्छा, क्यों अलग अलग क्यों गया था? पहले फिजिक्स का था, फिर मैथ्स का था, इसमें तो हिमाचल वाले में तो ऐसे लिखा है, फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री। यस सर, वो पहले गलत सर ने सेंड किया था, अपडेट कर दिया वो। कोई नहीं, कोई नहीं। तो अपने वाले का तो पता है बाकी बच्चों को, मैथ्स का तो बाकी बच्चे आए नहीं। सर अब तो सही आ गए लिंक, करेंगे सर जो। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, मैं आपको वो बता देता हूँ ना, आपका जो डाउट था तब तक। राइट। यस सर। वो खत्म कर लेते ना, ताकि थोड़ा सा। देखो मैं कहीं पेज देख लेता हूँ ना, एक पेज होगा कहीं। एक second। क्या उसमें कहाँ तक समझ में आया आपको वो चीज? सर एक मतलब अच्छा लगा ही नहीं सर समझ, मुझे बहुत कोशिश की थी। ठीक है, ठीक है, एक स्पेस होगा अपने पास कहीं। वो एन की पावर -2 था ना सर, वो नहीं समझ में आया। वो बताता हूँ। देखो, क्वेश्चन में ऐसे कुछ था ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। राइट। एक हमारे पास पार्ट था cos x - 1 अपॉन में x टू द पावर n। यही था ना कुछ? और एक ये था cos x - e टू द पावर x। करेक्ट है यस सब सर। कुछ? देखो, आपने क्या किया था, जो आपने मेरे को भेजा था ना फोटो, उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि आपने यहाँ पर cos x का एक्सपेंशन लगाया और उसमें से -1 किया। यहाँ वाले पार्ट में एक्सपेंशन लगाने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको, याद है लास्ट क्लास में, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, कि 1 माइनस कॉस एक्स, अगर इसी का स्क्वायर नीचे हो जाए तो इसको हम कुछ लिखते थे यस सर, 1/2। 1/2। तो मैंने सोचा यार इसको हम क्या ना प्रॉपर्टी बना के यूटिलाइज कर दें। तो ये 1 माइनस कॉस एक्स है। अच्छा, ये कॉस एक्स -1 है, तो उल्टा ही तो लिखा है, एक -1 का ही तो डिफरेंस है। यस सर। और ये एक्स की पावर जो n है ना, उसमें से देखो मैंने कुछ ले लिया है, एक्स टू द पावर n-2 इंटू में एक्स स्क्वायर। क्या ऐसा नहीं लिख सकता? यस सर। दो अलग कर दिए, समझ गए ना? जैसे मान लो 10 थे, 10 में से दो अलग कर दिए, 8 अलग कर दिए, तो दो अलग कर ली। तो आप देखोगे ना, तो मैंने एक वो प्रॉपर्टी बना दी थी वहां पर, कि cos x -1 दिख गया, cos x -1, और डिवाइड में क्या था, एक्स स्क्वायर। इतने से पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का हाफ, क्योंकि ये रिवर्स लिखा हुआ है। अब समझ आया आपको चीज? यस सर। और डिवाइड में फिर क्या बचा, एक्स टू द पावर n-2। n-2। अब मैंने इसके बाद आपको करके क्या भेजा था, यहाँ पर मैंने एक्सपेंड किया था, याद है? एक्सपेंशन लगाया था cos x यस। और e टू द पावर x में। फिर ईच टर्म को मैंने किससे डिवाइड कर दिया था? एक्स की पावर n-2 से हाँ। सर। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सब आ गए क्या? गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। तो फिर वो लास्ट में समझ में आ जाएगा, मतलब लास्ट में क्या किया था, एक्सपेंड किया था मैंने, सिर्फ 3-4 टर्म्स को लिखे थे, और सबको ईच टर्म को किससे डिवाइड कर दिया था मैंने, डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर n-2।
समझ में आया? यस सर, एक दो स्टेप उसमें आगे भी और भी थे सर, कट किए हुए थे उसमें सस्पेंशन के बाद भी सर। कट किए हुए नहीं थे, देखो मैं बताता हूँ, उसमें ऐसे थे, चलो मैं दिखा देता हूँ आपको। जहां तक मेरे को याद है, ये माइनस आपको तो इग्नोर करो, आपने cos x और उसका एक्सपेंशन लगाया होगा ना, चलो मैं देखता हूँ, वो लास्ट की वाली टर्म लिख रहा हूँ जो आपको मैंने डायरेक्टली भेजी थी ना सॉल्यूशन में, ठीक है। आपको लास्ट के स्टेप में तो प्रॉब्लम होगी ना। कट किया हुआ कहा था? कट कुछ नहीं था, सिर्फ ये था कि वो वन और वन वगैरह सब्ट्रैक्ट हो गए ना, इसको एक्सपेंड करोगे आप cos x और e टू द पावर x को, तो बहुत सारी टर्म्स कट जाएगी। तो जो बचा ना एक्चुअली ये बचा, माइनस का 2 टाइम एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, फिर एक बचेगा आपका वो माइनस का x बचेगा, एक माइनस का एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल बचेगा, एंड सो ऐसे बहुत सारे टर्म बचेंगे। और इस पूरे को मैंने डिवाइड बाई किससे लिखा था, x टू द पावर n माइनस 2। ये अनमोल चिराग ये कल वाला क्वेश्चन है, देखा था आप लोगों ने? इक्वल टू में मैंने बोला था इसका लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट है, आप घर पे ट्राई करना एज ए होमवर्क, याद आया? ठीक है, तो उसी क्वेश्चन को डिस्कस करें। देखो ये cos x माइनस 1 था, इसमें से x टू द पावर n में से मैंने एक्स स्क्वायर अलग कर लिया सेपरेट, ताकि हम ये प्रॉपर्टी बना सके, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो वो होता है हाफ, बट ये रिवर्स लिखा हुआ था इसलिए मैंने उसका रिजल्ट क्या लिखा है, माइनस का हाफ। जो बचा कौन, cos x और e टू द पावर x, ये e टू द पावर x था ना, मैंने कल बताया था, इसको मैंने एक्सपेंड किया। एक्सपेंशन यूज करोगे तो बहुत सारी चीजें कट जाएंगी, कुछ बचेगा, जो बचा मैंने वही लिखा है। क्लियर है कमलप्रीत, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब इसको डिवाइड में दिख रहा है एक्स टू द पावर n माइनस 2, मतलब सबको आपको एक्स टू द पावर n माइनस 2 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर दो। डिवाइड करने में क्या दिक्कत है, जैसे ये देखो ये 2 से 2 कट गया, पहले वाले में डिवाइड करोगे माइनस का, अच्छा ऊपर है एक्स टू द पावर 2 और नीचे क्या है, n एक्स माइनस टू टू। द पावर n माइनस 2। तो क्या इसको अगर मैं ऊपर ले गया तो ये क्या दिखेगा आपको, 2 माइनस n दिखेगा, यस सर। उसमें 2 ऐड होगा तो क्या बनेगा, एक्स टू द पावर 4 माइनस n बनेगा। यस सर। वही मैंने इसमें किया, अब इसमें डिवाइड कर दो, सब में डिवाइड करना है, तो सोचो एक्स टू द पावर 1 में डिवाइड करोगे तो मैं लिख दूं एक्स टू द पावर 3 माइनस n, यस सर। इसमें डिवाइड कर दो तो ये क्या बनेगा, 1/3 फैक्टोरियल इंटू एक्स टू द पावर 5 माइनस n। ऐसे ना बहुत सारे टर्म्स आते रहेंगे माइनस में, ये मैंने डिवाइड कर दिया। अब तुम्हें लास्ट में यहाँ क्या सोच रहा था कि इसका लिमिटिंग वैल्यू ना, उसने बोला था इसका लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट आना चाहिए, तो फिर n का वैल्यू क्या है, देखो सबसे छोटी पावर ये है 3 माइनस n। अब तुम सोचो यार यहाँ पर कि x तो जीरो है, अच्छी बात है, x तो हम जीरो पुट कर देंगे, ठीक है। तो अगर इस पावर में देखोगे तो यहाँ से 3 माइनस n, जो पावर 3 माइनस n है, अगर वो जीरो हो जाए, इसका मतलब समझे, 3 माइनस n का मतलब जीरो हो जाए, तो यहाँ से n इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 आएगा। अगर n की वैल्यू 3 ले ली मैंने, तो ये 3 माइनस 3 जीरो, ये 4 माइनस 3 1, ये 5 माइनस 3 2, तो आपको क्या क्या दिखेगा, x, एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर 3, एक्स टू द पावर 4, तो वो बाकी सारे टर्म्स व्हेन लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पे क्या बन जाएंगे, जीरो ना। और ये वाला पार्ट एक बचेगा, देखो ये एक पार्ट बचेगा, 3 रखो यहाँ पर, 3 माइनस 3 जीरो, एक्स टू द पावर 0, 1 सर। और ये बना माइनस का 1। तो मुझे जहां तक इसका आंसर दिख रहा है कि माइनस का 1, बाकी सारे जीरो बन जाएंगे, क्योंकि सब में क्या बचेगा, एक्स टू दी पावर कुछ ना कुछ रहेगा, समझ गए। और फिर बाहर है माइनस का हाफ, तो कोई किसी ने आपसे पूछा होता ना कि इक्वल टू में एल लगा देता कि इस लिमिटिंग वैल्यू बताओ, और एग्जिस्ट पे बताना है एन क्या होगा, तो 3 वैल्यू होगा एन का वैल्यू, और अगर लिमिट की बात करोगे तो -1 इंटू माइनस हाफ, तो ओवरऑल रिजल्ट कितना आएगा, हाफ आएगा। समझ गए क्या करना था? यस सर, क्लियर अब। हाँ, इसमें भी देखो 2-3 केस और भी बन सकते हैं, फाइनाइट हो गया, अगर ये इनफाइनाइट बोल देगा तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, फिर डिनोमिनेटर में एक्स बनने चाहिए। डिनोमिनेटर में एक्स तब बनेंगे जब एन की वैल्यू 3 से बड़ी होगी। देखो ना एक बार रख के, एन की वैल्यू 4 ले लो, ऐसे रख के देख लो, 4 लोगे ना तो 3 माइनस 4 माइनस का 1, क्या वो डिवाइड में एक्स आएगा? यस सर। जब डिवाइड में एक्स आएगा तो एक्सटेंडिंग टू जीरो पे रिजल्ट क्या बनता है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी सर। हाँ, तो मतलब यहाँ पर 2-3 केस बना सकते हो, फाइनाइट, इनफाइनाइट, समझ गए। जीरो का भी केस बना सकते हो, जीरो कब होगा, जीरो होने के लिए फिर पता है ना तुम्हें, यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, लेस देन 3 होनी चाहिए। मतलब चीजें आपको सोचनी पड़ेगी कि ग्रेटर देन 3 में क्या होगा, लेस देन 3 में क्या होगा, एग्जैक्टली 3 पे ये क्या देगा। तो आप यहाँ 3 केस बना के भी ऐसे सोच सकते थे, सबसे छोटी पावर को पकड़ के। वो मैंने आपको भेजा था ये सॉल्यूशन, क्लियर हो गया? यस।
यस सर। चलो तो फिर आज का थोड़ा पेपर डिस्कस कर लेते हैं ना, जो मेन चीज है उसमें। देखो पेपर थोड़े थोड़े से टफ दे रहे हैं हम लोग, बट तुम इतना टेंशन मत लो, पैनिक मत हो। ठीक है ना, जेई मेंस का पेपर इससे तो बहुत आसान आएगा, डोंट वरी। ठीक है, ये रीजन यही था कि तुम्हें थोड़ा सा टफ लेवल के कॉन्फिडेंस भी आए ना, तो डीमोरलाइज नहीं होना है कि सर पेपर तो बहुत टफ था, तो मार्क्स तो हमारे 100 के आसपास जा रहे हैं। दैट इज वेरी गुड। ठीक है, अगर SC ST के हिसाब से 100 के आसपास जा रहे हैं तब भी बहुत अच्छा है। मेंस में तुम्हारे इससे ज्यादा ही आएंगे। पर तुम्हें मैंने यही बोला है कि यार अगर किसी का टारगेट 100 के आसपास है तो 30 क्वेश्चन से ज्यादा मत करना। 30, 32, 130, 140 के आसपास टारगेट है तो मेक श्योर तुम 42 से ज्यादा क्वेश्चन ना करो। अननेसेसरी क्वेश्चन करने का पॉइंट नहीं है। तुम्हें एग्जाम में माइंडसेट लेके जाना है कि यार 3 घंटे हैं और मेरे को 42 या 40 क्वेश्चन करने हैं, मतलब 1 घंटे में मेरे को 13, 14 क्वेश्चन बनाने हैं। बाकी अननेसेसरी क्वेश्चन में मेरे को जंप नहीं करना। समझ गए ना, तो जरूरत नहीं है यार। देखो सिंपल सा क्वेश्चन भी 4 मार्क्स देगा और जिसमें 1 घंटा खराब होगा वो भी 4 मार्क्स देगा, तो यूज नहीं है। चलो तो फिर फटाफट करते हैं ना स्टार्ट। ये डोमेन वाला क्वेश्चन क्या था? डोमेन ऑफ द फंक्शन नो सर। नहीं किया। डोमेन ऑफ द फंक्शन वाला पार्ट तो आपको करना चाहिए था। देखो एक बात बताओ, ये रूट वाला फंक्शन है, रूट जो फंक्शन, रूट और फंक्शन, इसका डोमेन कैसे निकालते हैं? जब भी इस टाइप का फंक्शन आता है, मैंने बोला था इसका डोमेन कैसे निकालते हैं। ये एग्जिस्ट कब होता है? जब f(x) क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। मतलब इसको सॉल्व करना होता है हमें। और अगर यही पार्ट ऐसे होता है 1/रूट फंक्शन, तो उसका डोमेन कैसे निकालते हैं? सिर्फ अंदर वाले पार्ट को ग्रेटर देन 0 करते हैं। रूट के अंदर तभी कुछ पॉजिटिव वैल्यू आती है तो ही एग्जिस्ट करता है। और एग्जिस्ट करने का मतलब भी क्या हो गया? फंक्शन को डिफाइन करना। और डोमेन का मतलब तो वही होता है कि सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x वेयर फंक्शन शुड बी डिफाइंड। तो आपको बस पहला पार्ट यही करना था। ये जितना भी बड़ा सा फैक्टर दिया ना, जो भी दिया है, उसको क्या करते थे? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पहला काम तो ये था। ठीक है, थोड़ा सा टफ था बट ये आसान था, इतना प्रॉब्लम नहीं था। ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से छोटी छोटी चीजें आपको निकालनी थी। जैसे मान लो cos x माइनस 3। अब इसके बाद पता है फैक्टराइजेशन का काम होता है कि ये फैक्टर्स आते हैं, अगर उसने फैक्टर दिए तो बहुत अच्छी बात है, वरना हमें निकालने पड़ते हैं। मैंने इनिक्वालिटी एक दिन बताई थी, तुम्हें याद है क्या? फिर इसके बाद में हम क्या करते थे? सॉल्यूशन लिखते थे। फिर क्या बनाते थे? नंबर लाइन सिस्टम। याद आया कुछ? फिर यस उनमें सर। ऑड इवन चेक करते थे, वेवी कर मेथड, ऑड इवन प्लस माइनस चेक करना। फिर हम रिक्वायर्ड पोर्शन ढूंढते थे। तो ये मैंने स्टेप्स बताई थी आपको फाइंड आउट करने की। तो देखो कुछ फैक्टर्स पे थोड़ा ध्यान देते हैं। पहले इस पे ध्यान देते हैं। देखो cos x हमेशा कहाँ से कहाँ होता है? -1 उसमें से 3 अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे, देखो सॉल्यूशन का मतलब क्या था? हर एक फैक्टर जहां पर 0 रहे। अब ये दिमाग में आता है सर ये 0 कब होगा? cos x इक्वल टू 3 में। तो यार तो प्रैक्टिकली सोच लो यार, cos x कभी 3 हो सकता है क्या? नो सर। हाँ, फिर इसके बारे में सोचो, फिर इसका रेंज सोचो कि यार ये ऑलवेज पॉजिटिव है या ऑलवेज नेगेटिव। तो सोचो यार, -1 से 1 है, उसमें से आपने 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या ये ओवरऑल नेगेटिव दिखेगा आपको हमेशा? यस सर। ये कहां से कहां जाएगा एक्चुअली? -4 से -2 तक जाएगा। तो ये तो ओवरऑल नेगेटिव है ना। तो मतलब मैंने एक दिन ये भी बताया था तुम्हें इनइक्वालिटी के टाइम में कि कोई क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होती है या हमेशा नेगेटिव होती है। उसको हम 0 में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये ऑलवेज नेगेटिव है, इसको हम डिवाइड कर देंगे। बट डिवाइड करने के बाद क्या होगा? साइन चेंज होगा सर। चेंज हो जाएगा, तो ये लेस देन इक्वल टू 0 बन गया। समझ में आया स्टोरी? ये सब मैंने बताए थे आपको। ठीक है, अब इसको हटा दो। अब ये ln x प्लस 2 के बारे में भी सोचेंगे हम लोग, डोंट वरी, सब के बारे में सोचेंगे। फिर ये 2x-7। अच्छा 2x-7 का तो प्रॉब्लम ही नहीं है, इसका सॉल्यूशन तो डायरेक्ट दिख रहा है आपको। यस सर। देखो इसका सॉल्यूशन क्लियर है। इसका सॉल्यूशन क्या है? कब 0 देगा ये? 7/2। 7/2। तो जो जो मेरे को क्लियर है मैं उनका लिख रहा हूँ। 7/2 क्लियर है। ln x प्लस 2 का भी क्लियर है। अगर तुम्हें डायरेक्टली ना दिखे ना तो तुम ऐसे सोचा करो, ln x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हमें 0 के लिए तो ढूंढते हैं। ln x इज इक्वल टू -2। x इज इक्वल टू क्या आएगा? e⁻² अरे साइड में सोच लिया करो ऐसे। हर एक फैक्टर कब 0 होगा, अगर तुम्हें डायरेक्टली देखने को समझ में नहीं आए तो इक्वल टू 0 करके सॉल्व कर लिया करो। एक सॉल्यूशन 7/2 है, एक सॉल्यूशन e⁻²। चलो 2 फैक्टर क्लियर हो गए। और फैक्टर जो दिखे उन पे भी काम करते हैं। sin x माइनस e⁻x, इसके बारे में सोचो। sin x माइनस e⁻x, ये क्या देगा?
तो हमें क्या सोचना होता है कि ये कब जीरो देगा, उन्हीं चीजों को तो हम टारगेट करते हैं। यस सर। हाँ, तो साइन एक्स माइनस एक्स कब जीरो देगा? सर साइन एक्स को e की पावर x के इक्वल रखेंगे। तो कोई ऐसी वैल्यू होगी ना जहां पर जीरो होगा वो। सर साइन एक्स की रेंज निकाल कर फिर e की पावर x में से देखेंगे। हम्म तो बताओ फिर कहाँ जीरो देगा वो? कोई ऐसा पार्ट है जहां पर जीरो देता है वो? कहीं ऐसा लग रहा है कि सर ये एक वैसी वैल्यू है जहां पर वो मे बी जीरो दे सकता है, या फिर देखो इसको तुम इक्वल कर सकते हो, इक्वल करके भी सोच सकते हो कि भाई ये साइन एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स है। या फिर एक बात बताओ, तुम्हें ई टू द पावर एक्स का तुम्हें रेंज पता है? ई टू द पावर एक्स ऐसे बनता जीरो है, जीरो से कहाँ तक होता है? इंफिनिटी। इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। और ये साइन एक्स क्या होता है? -1 से 1। -1 से 1। ठीक है, तो फिर पॉइंट है क्या कोई? क्या वैल्यू आएगा, मतलब ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा? माइनस दोनों ही देखेंगे। 0 से इन्फिनिटी। साइन एक्स, तुम्हें पता है साइन एक्स -1 to 1 होता है, उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो एक जीरो, जो जीरो तो ओपन में, जीरो से इन्फिनिटी, क्या रिजल्ट आना चाहिए? मेरे को इतना बता दो, ओवरऑल पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या फिर क्या दिखेगा आपको? नेगेटिव सर। नेगेटिव दिख गया, जीरो से इन्फिनिटी है ना, जीरो से इन्फिनिटी क्या है, कंपेरेटिवली बड़ा है ना उसमें। और -1 to 1 तो बहुत छोटी वैल्यू है यार, उसमें से घटाओगे ना तो आपको वो नेगेटिव ही दिखेगा। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव को आप डिवाइड कर सकते हो, चलेगा? तो फिर से साइन चेंज हो जाएगा क्या? यस सर। अच्छा, फिर बचा क्या, क्या बचा अपना दूसरा पार्ट, क्या है? एक्स पावर 4 माइनस वो वाला सर, नीचे वाला फंक्शन। बट ये देखो, ये हमेशा भी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि ये समटाइम कैन बी पॉजिटिव, समटाइम कैन बी नेगेटिव। क्योंकि साइन एक्स का अगर ग्राफ देखोगे ना, तो साइन एक्स का कुछ इस तरह से मिलता है, देखा आपने, इस तरह से ग्राफ मिलता है साइन एक्स का। और ई टू द पावर एक्स का ऐसे ग्राफ मिलता है। तो वो हो सकता है वो कहीं ना कहीं आपको कट करता हुआ दिखे, ठीक है ना, मल्टीपल आंसर्स पे कट कर सकता है वो, ऐसा नहीं है। जीरो के बाद में देखो यहाँ 1 मिलेगा, उसके बाद में ग्राफ चला जाएगा ऊपर, फिर ऊपर चला जाएगा। समझ में है ना, मतलब पीछे तो देखो कटेगा, पीछे तो कटेगा, बहुत जगह कटेगा ही। तो वो सम टाइम पॉजिटिव सम टाइम नेगेटिव वाला स्टोरी था, तो दो सॉल्यूशंस तो आएंगे उसके। बट बेस्ड ऑन ऑप्शन के हिसाब से देखोगे ना, तो वो सॉल्यूशन उसने प्लॉट नहीं करके बताया आपको। कोई ऐसा सॉल्यूशन लिखा है कि जो हमें दिख रहा हो, हम भी उसको प्लॉट कर सकते हैं? ऐसा कहीं नहीं दिखा है, देखो 7/2 1/e², 7/2 1/e², सिर्फ यही आंसर दिखा है ऑप्शन में। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी कई बार काम करना पड़ जाता है, ठीक है ना। अच्छा, तो फिर ये जो बचा हुआ है ये बताओ, x⁴ माइनस एक्स प्लस हाफ, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसको बताओ, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव। देखो उसका भी सिंपल सा फंडा है यार, कि x⁴ है ना, x⁴ तुम उसको ऐसे टुकड़ों में भी कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने लिखा x⁴ माइनस एक्स प्लस हाफ है, चलो मैंने इसमें x² दे दिया और x² सब्ट्रैक्ट कर दिया, तुम ऐसे टुकड़ों में भी कर सकते हो। इसका एडवांटेज समझते हो, हाफ का मतलब तुम्हें पता है ना कितना होता है, 1/4 मतलब परफेक्ट बना रहा हूं मैं। इस हाफ को मैंने क्या लिखा, 1/4 + 1/4, दो पार्ट बना दिए, एक x⁴ -x² + 1/4, और एक बना दिया x² -x + 1/4। देखो ये दो बनाने का रीजन समझ में आएगा तुम्हें, ये एक्चुअली परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं। अरे मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये देखो ये a - b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है,
ये भी देखोगे तो ये भी क्या है, एक्स, ये क्या है, एक्स माइनस हाफ का स्क्वायर ही तो है। तो किसी का स्क्वायर तो क्या देता है, पॉजिटिव ना। तो मतलब वो जो नीचे वाला पार्ट था वो क्या था, ऑलवेज पॉजिटिव, तो उसको भेज दो जीरो में। और कोई पॉजिटिव क्वांटिटी को भेजोगे तो साइन चेंज भी नहीं नहीं होगा। समझ गए। बस इसको e टू द पावर x वाले पार्ट को ना, इसको थोड़ा सा बारीकी से देखना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत जगह कट कर रहा है। तो आपको रिजल्ट क्या दिखा, ये वाला पॉजिटिव है, इसको भी भेज दो। अब तुम्हें सॉल्यूशन प्लॉट करके दिखा रहा हूँ, देखो। मुझे एक बात बताओ, 7/2 और ये जो e टू द पावर -2 है, मतलब 1/e², इसमें बड़ा कौन है? तुम्हें ये तो जज करना आना चाहिए ना, तभी तो हम वेवी कर्व बनाएंगे। कौन सा बड़ा है? 7/2 का मतलब होता है ना 3.5 है, और 1/e² का मतलब तो बहुत छोटा है, 7/2 बड़ा है। तो 7/2 आएगा, फिर 1/e² आएगा। समझ में आ गया तुम्हें? पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, क्लियर है? ठीक है। यस सर। हाँ, अब तुम आंसर बताओ कि इसमें मतलब हमें ये भी दिख रहा है कि आगे वाला स्टोरी देखोगे ना, आगे स्टोरी देखोगे तो 7/2 के आगे भी जाओगे तो तुम्हें रिजल्ट क्या मिलेगा, पॉजिटिव तो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसके आगे की स्टोरी देखोगे ना, तो जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा तो ये e टू द पावर एक्स आपको क्या देगा, बड़ा वैल्यू नहीं देगा, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल तो कंटिन्यू बढ़ता रहता है ना, तो वो रिजल्ट आगे भी क्या देगा आपको, नेगेटिव ही देगा ओवरऑल। तो अपना आंसर यही आएगा जो उसने ऑप्शन दिया ना, उसके हिसाब से देखोगे तो 1/e² से 7/2 और 7/2 से इन्फिनिटी। देखो 7/2 को ओपन में क्यों लिखा है, क्योंकि डिनोमिनेटर में दिख रहा है क्या। और जो डिनोमिनेटर्स होते हैं उनको कभी भी क्लोज में नहीं लिखते, ये याद रखना है। डिनोमिनेटर हमेशा किस में आते हैं, ओपन में आते हैं। अरे डिनोमिनेटर अगर जीरो हो जाएगा तो फंक्शन डिफाइन थोड़ी होगा फिर। जैसे मान लो आपने 7/2 को क्लोज में लिख लिया होता, तो 7/2 मतलब डिनोमिनेटर जीरो बन गया, तो फंक्शन तो क्या हो गया, अनडिफाइंड ना। ठीक है, चलो। देखो ये वाले क्वेश्चन में ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट क्या था, कि आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे उसने दिया ना दो पार्ट, इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं लगेगा, बट आपको थोड़ा सा बैलेंस करके उसमें ऐड करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन टाइप का ही करना पड़ेगा। और फंक्शन को ना जैसे उसने दिया है हम उस तरह से क्रिएट करेंगे, ताकि हम उसको ऐड कर सके। किया था ये क्वेश्चन? सर पहले तो टी पुट करके देखा, वो तो सर बहुत क्या मतलब पुट किया आपने, कॉम्प्लिकेटेड। टी 3 - x²? यस सर, वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया सर, फिर दूसरी तरीके से सोचा था सर। देखो वो तो रखने की जरूरत ही नहीं है इसमें, वो रखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसमें x+5 को टी रखते हैं आप, तो आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलता। इसमें हम x+2 को टी पुट करते हैं, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसलिए मैं टी पुट कर सकता हूँ दोनों के लिए, प्रॉब्लम नहीं है। अलग अलग है ना जे और के, मतलब तुम अलग अलग में। और अगर तुम्हें टी नहीं पुट करना तो तुम जेड भी पुट कर सकते हो, बाद में चेंज ऑफ वेरिएबल से हम सेम कर देंगे। ये पुट करते ना तो क्या पता आपको आंसर मिल जाता। ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन वही आएगा, dx इज इक्वल टू dt। यहाँ भी देखोगे तो dx इज इक्वल टू dz। बस ये है कि जहां जहां x है ना, वो हमारी चेंज हो जाएंगे। और ये रखने का रीजन क्या था, कि जब दोनों को तुम सब्स्टिट्यूट करने के बाद सॉल्व करोगे ना, ऐड करोगे, तो तुम्हें आंसर्स कुछ ना कुछ तक जीरो दिखेगा। और वो जीरो इसलिए दिखेगा क्योंकि तुम्हें दोनों क्वांटिटी सेम बन जाएगी। बस इतना सा आएगा कि सेकंड क्वांटिटी का जो आंसर है वो माइनस पे दिखेगा। इंटीग्रेशन भी सेम हो जाएगा। देखो लिमिट चेंज करता हूँ, देखो पहले वाले का लिमिट बताओ चेंज करके क्या बना, व्हेन x इज -5। ये लिमिट किसकी है, x की। व्हेन x इज -5 t कितना होगा, जीरो। 0। एंड व्हेन x इज -4 तो t कितना होगा, 1। वन। तो ये पहला वाला पार्ट है ना, 0 से 1 बन गया। आगे कुछ ना कुछ आप सॉल्व करके देखना। सिमिलरली मैं k वाला दिखा रहा हूँ तुम्हें, व्हेन x इज -2 जीरो सर। ये भी 0 हो गया। और व्हेन x इज -1, 1। वन। एडवांटेज पता है क्या हुआ, दोनों की लिमिट सेम हो गई, तो जब तुम ऐड करोगे, तो जब लिमिट सेम है तो तुम फंक्शन को डायरेक्टली ऐड कर सकते हो ना। यस सर। Yes, हाँ, sir. तो बस इतना काम करना, इसको सिंप्लीफाई करके देखना। जहां जहां x है इसमें तो पुट करना t-5, इसमें जहां जहां x है पुट करना z-2। ओपन करना, तुम्हें सेकंड वाला पार्ट नेगेटिव दिखेगा। इतना सही काम था ये वाला। ये आईटीएफ का क्वेश्चन था, किया था Yes, sir. इसमें यस देखो। सर। हाँ किया था तो बहुत बढ़िया। इसमें थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, जैसे 2/x, ये तो प्रॉपर्टी लग गई होगी इसमें, प्रॉपर्टी याद है।
कौन सी वाली? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसका रिजल्ट हमेशा कितना होता है? 5/2। पाई बाई टू होता है। तो तुम थोड़ा सा भी ध्यान देते तो एक साइड का रिजल्ट पाई बाई टू हो गया, फिर जो दूसरे साइड का है उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो सिंप्लीफाई करने का भी एक रीजन था, तरीका था। कैसे करोगे कि या तो ऐसे लिख लो कि इस साइन इनवर्स को उधर भेज दो, तो क्या वो पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स बनेगा? यस सर। और उसको भी हम कुछ प्रॉपर्टी से कुछ लिख सकते हैं, पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स का कुछ प्रॉपर्टी आता है तुम्हें ऐसा? इतने से पार्ट को हम कुछ लिख सकते हैं। अरे यही वाली प्रॉपर्टी है यार, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स अगर पाई बाई टू है, तो उसमें से अगर मैं पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स पूछता तो क्या Cos रिजल्ट inverse। आता? कोस इनवर्स। कॉस इनवर्स एक्स। तो मतलब तुम इसको डायरेक्टली कॉस इनवर्स 5/x लिख सकते थे। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था। अब तुम्हें देखो, हमें निकालना है x। अब तुम्हें सोचना था यहाँ पर ये साइन इनवर्स में, ये कॉस इनवर्स में, तो बेटर क्या होगा अगर मैं कॉस इनवर्स वाले को साइन इनवर्स में चेंज कर लूं, तो फिर दोनों साइड में क्या कर सकता हूँ, कंपैरिजन ना, साइन इनवर्स अंदर वाले पार्ट को इक्वल कर देते। अच्छा कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करने पता है कौन सी प्रॉपर्टी लगनी पड़ेगी? ट्रायंगल लो। वो एक दिन बताया था ना मैंने, ट्रायंगल लो, Yes। पाकिस्तान भूखा पैसा वाला। यस सर। हाँ HHB वाला। देखो इस कॉस इनवर्स का मतलब क्या हो गया, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस 5 है, हाइपोटेनस x है, तो ये परपेंडिकुलर क्या आएगा, x का स्क्वायर माइनस 25। समझ में आया? Yes अब sir। इसको किस में कन्वर्ट करना है, कॉस साइन इनवर्स में। तो साइन इनवर्स में क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो आंसर क्या आएगा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइड बाई एक्स। समझ गए? अब ये भी साइन इनवर्स है, वो भी साइन इनवर्स है, तुम डायरेक्टली क्या करते, इन दोनों को इक्वल कर लेते। इक्वल करो। क्यों इक्वल? क्योंकि बीच में साइन किसका है, इक्वल। साइन इनवर्स इक्वल टू साइन इनवर्स समथिंग। तो दोनों सेम कब होंगे, जब अंदर वाले इनपुट सेम होंगे। समझ में आया क्या करना था? यस सर। हाँ प्रॉपर्टी बेस्ड था, बट ये हो गया। चलो ये वाला बनाया आपने, ये तो फॉर्मूला बेस्ड था यार, पूरा क्वेश्चन ही है, किया था। तुम्हें ये फॉर्मूले आते हैं कॉनिक वाले, इलिप्स के, इनके? द Divide डिस्टेंस से। बिटवीन द फोकई ऑफ इलिप्स, तुम्हें ये आता है क्या? दो, अच्छा इलिप्स, थोड़ा मैं इलिप्स का बताता हूँ। इलिप्स पढ़ा है? यस सर। 11 फॉर्मूले याद से। है इसके? देखो कॉनिक के ना फॉर्मूले याद रखना, इनके फोकस तो याद होंगे आपको। क्या होता है इसके फोकस? ए कॉमा जीरो माइनस का, इधर क्या होता है, प्लस का ए कॉमा जीरो। तो तुम्हें कोई पूछे ना डिस्टेंस बिटवीन फोकई, तो वो कितना होता है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है बताओ? अरे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? ए ई बाई टू सर। ए बाई टू नहीं होगा, डिस्टेंस। अरे भाई इधर ए ही है, इधर भी डिस्टेंस ए ही है, तो ऐड करो ना। वो नेगेटिव पे मत जाओ, नेगेटिव पे मत जाओ, नेगेटिव तो कोऑर्डिनेट है, क्योंकि वो नेगेटिव साइड था। डिस्टेंस दिख गया क्या? हाँ जी। टू ए ई सर। हाँ 2 टाइम्स ए, डिस्टेंस बिटवीन फोकई याद रखना 2 AE। तो एक कंडीशन तो क्या बनती, 2 AE कितना दिया उन्होंने, 6 दिया है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन आ गया कि A.E = 3। एक कंक्लूजन ये मिल गया। दूसरा कंक्लूजन कहाँ से मिलता, आगे पढ़ो क्वेश्चन को। डिस्टेंस बिटवीन इट्स डायरेक्ट्रिक्स इज 12। अच्छा डायरेक्ट्रिक्स यहाँ होती है क्या? क्या इनको डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं? काफी टाइम हो गया क्या पढ़े हुए कॉनिक को? यस सर। Yes sir। चलो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बताता हूँ। देखो इसको बोलते हैं x = A/E, इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। इसको बोलते हैं x = माइनस का A/B, A/E। E यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करता है, एसेंट्रिसिटी को। अब बताओ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स डायग्राम से देख के बता दो ना, क्या आएगा? भाई अगर इस इक्वेशन का x = A/E है, तो इसको बोलते हैं फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया A/E, 0।
ये लाइन पे अगर x इज इक्वल टू 1 होता है तो वो 1,0 से पास होता है। अगर ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन माइनस का a बाई है तो इसको बोलते हैं फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए माइनस का a बाई कॉमा 0। अब तो डिस्टेंस बता दो दोनों के बीच का डिस्टेंस। अरे 2a बीच में 0 upon 0 है, सेंटर है ना 0 0 है। 2a upon e। हाँ 2a/e, वो डिस्टेंस कितना दिया 12। तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया a/e इज इक्वल टू 6। क्या समझ में आया इतना? यस। अब तुम सोचो यार, a तुम्हें दिया 3, a/e दिया 6, तो वहां से तुम a और e नहीं निकाल सकते? देखो यहाँ से मैं a दिखा रहा हूँ तुम्हें, a इज इक्वल टू कितना लिखता मैं 3/, 3। उसको पुट कर दो यहाँ पर, इसमें पुट कर दो 3/e, और ऑलरेडी एक e था और इक्वल टू है 6। तो यहाँ से एसेंट्रिसिटी दिखी क्या तुम्हें? e इज इक्वल टू कितना आया? 3 सर। अच्छा 3 कहाँ आया? 3/e² इक्वल टू 6। तो यहाँ से e की वैल्यू, ये 3 2 जा 6 होता है, वो 2 इधर आएगा, e² उधर जाएगा, तो ऐसे नहीं दिख रहा e² इक्वल टू हाफ। तो e कितना आएगा? 1/√2 ना। यस सर। दिखा? और पहली बात तो अगर आपने e इज इक्वल टू 3 बोला ना, इसका मतलब कमलप्रीत आपको बेसिक कंसेप्ट याद नहीं है। एसेंट्रिसिटी ऑफ सर्कल होता है 0। तो मैं फिर से थोड़ा रिकॉल कराता हूँ। सर्कल पता है गोल गोल होता है, देखा होगा ना आप लोगों ने। इसका एसेंट्रिसिटी 0 होता है। पैराबोला एसेंट्रिसिटी 1 होता है। इलिप्स एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होता है। और हाइपरबोला, इस तरह से डायग्राम बनते हैं। हाइपर तो पहले से नाम में हाइपर है, तो उसकी एसेंट्रिसिटी होती है ग्रेटर देन 1। तो आपने जो 3 बोला है वो हाइपरबोला के लिए बोल दिया। गलती समझ में आई? चारों की एसेंट्रिसिटी भी याद रखना। तो ये ई आ गया। अब तुम सोचो यार, तुम्हें ई आ गया तो अब तुम ए नहीं निकाल सकते यहाँ से। ए कितना है अपना? यस। 3/e। तो ए कितना आएगा? 3√2 आएगा। यस सर। अच्छा ए आ गया, ई आ गया। क्या तुमने कभी बी निकाला है? अच्छा पहली बात तो तुम्हें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पता है क्या? LLR जिसको बोलते हैं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इसमें इलिप्स में। सच्ची सच्ची बताओ वरना आगे बढ़ेंगे। नहीं आता तो बताओ। नहीं आता? रिवाइज करने वाले हैं। रिवाइज करना पड़ेगा, बहुत टाइम हो गया। चलो मैं दिखा बता देता हूँ यहाँ पर। ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है ना, ये याद रखना है यार। ये होता है 2b² / a। ये बेसिक फॉर्मूले तो याद रखना है यार, एसेंट्रिसिटी बेसिस का क्वेश्चन डायरेक्ट आता है इसमें कॉनिक में। जस्ट रिवाइज द फॉर्मूला 2b² / a। अब इसके लिए तुम्हें a मिल गया, 2 पता है, बस क्या फाइंड आउट करना है? b पता होना चाहिए। क्वेश्चन हो गया हमारा, b और पता चल जाए। अब b कैसे निकलेगा? a पता है, e पता है, तो b कहाँ से मिलता है? एसेंट्रिसिटी के फॉर्मूले से ना। तो तुम्हें आई थिंक एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला भी याद नहीं होगा। चलो मैं दिखाता हूँ। एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला ऐसे याद रखो, 1 माइनस, ठीक है, b² / a²। ये उसका एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है। याद है कुछ? यस सर। पक्का? तो देखो यस सर। ई स्क्वायर कितना था अपना? 1/2 इक्वल टू 1 माइनस b² हमें निकालना है। डिवाइड में a कितना था? 3√2 था ना। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 × 2। तो यहाँ से b तो बता दो यार, b² का वैल्यू बता दो लेफ्ट राइट करके। ये हाफ उधर गया तो 1/2 बचेगा। तो b²/18 इज इक्वल टू हाफ। तो यहाँ से b² का वैल्यू कितना आएगा? क्या 9 आएगा? यस। हो गया क्वेश्चन। अब तो बन जाएगा, b² आ गया। यस अब सर। क्या चाहिए? तो अब रिजल्ट दिखा रहा हूँ, देखो 2 × b² है 9/a। a कितना है? 3√2। अब देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। 2 से √2 काट दो, √2 बचेगा, 3 3 जा 9। तो क्या 3√2 आएगा आंसर? यस। समझ में? इट्स जस्ट फॉर्मूला बेस्ड। देखो फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन फोकई का फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्मूला, इन दोनों को सॉल्व करके पहले ए और ई निकाला। फिर तीसरा फॉर्मूला चाहिए था एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला रिक्वायर्ड था एसेंट्रिसिटी का। फिर फोर्थ फॉर्मूला चाहिए था इसमें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, LLR।
LLR बोलते हैं उसको, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, उसका भी फॉर्मूला पता होना चाहिए, 2b² / a। और जब ये हॉरिजॉन्टल वाला एलिप्स छोड़ के अगर वर्टिकल एलिप्स होता है ना, तो उसमें होता है 2a² / b। तुम्हें फॉर्मूले याद होने चाहिए यार सारे, समझ में आया? Yes, sir. हाँ, फॉर्मूला बेस्ड था बट इजी था। चलो ये वाला ट्राई किया था, फटाफट फटाफट देखते हैं। ये वो इसलिए मैं इनको टारगेट कर रहा हूँ यार, ये वो स्कोरिंग वाले थे चीजें। देखो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, क्या मैंने बताया था कि कल परसों बाइनोमियल में कोई भी टर्म्स कैसे निकालते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब, पहले क्या करते हैं उसका एनसीआर लिखते हैं, याद है? अच्छा पहले एनसीआर से पहले मैं तुम्हें इस एक्सपेंशन की बात करता हूँ। ये एक्सपेंशन क्या है? x⁻⁻1। क्या इसका मतलब यही है कि 1/x? और Yes, sir. कोसेक फाई को मैं ऐसे लिख दूं, कोसेक फाई को 1/sin फाई। थोड़ा एक्सपेंशन अच्छे से दिखा रहा हूँ तुम्हें। फिर x इंटू सेक, अच्छा तो x इंटू सेक का मतलब क्या हो गया? 1/cos। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं एक्सपेंशन को? ये हमारा एक्सपेंशन है। थोड़ा सिंपल हो गया। अब तुम्हें n पता है, तुम्हें x पता है, तुम्हें y पता है, तो क्या मैंने क्या बताया था पहले? जब भी इंडिपेंडेंट ऑफ x की बात आएगी हम क्या लिखेंगे सबसे पहले? जनरल टर्म। याद है क्या तरीका था? NCR। फिर x, x कौन है? 1/sin फाई। इसकी पावर में कितना लिखते थे हम? n-r। n कितना है हमारे पास ऑलरेडी? 16 - r। और y को क्या लिखोगे? x/cos फाई, इसकी पावर r। क्या कुछ याद है? सही है? अरे ये Yes, याद sir. आया कि नहीं आया? मैं वही कर रहा हूँ, कुछ अलग नहीं कर रहा। इस क्वेश्चन में तुमने मेरे हिसाब से तुमने किसी ने अटेम्प्ट ही नहीं किया होगा। अटेम्प्ट नहीं किया ना तुम लोगों ने? No, sir. चिराग ने किया। अरे ये क्वेश्चन बड़ा आसान था, ये दिखने में कॉम्प्लिकेट दिख रहा है कि अरे सर क्या दे दिया ये सब। तुम ब्रेक कर करके पढ़ो। पहले बोला इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स निकालो, तो मैं तुम्हें पहले इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स निकाल रहा हूँ। उसका लॉजिक क्या था कि एक्स की जो भी पावर है उसको क्या बनना चाहिए? 0। तो तुम्हें मैंने बताया था यहाँ पर बाकी चीजों को इग्नोर करो, सिर्फ एक्स की पावर को पकड़ लो साइड में। पकड़ो साइड में एक्स की पावर। यहाँ दिख रहा है 1/x था, तो x की पावर -1, उस -1 को 16 - r से मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या r -16 बनेगा? Yes, sir. और यहाँ x की पावर कितना बनेगा? r। तो दोनों को ऐड कर दो, तो x की पावर 2r - 16। सिर्फ x की पावर को टारगेट करना है। अब मैंने क्या बोला? इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब हो गया कांस्टेंट टर्म, तो पावर मस्ट भी क्या होनी चाहिए? 0। तो 2r - 16 = 0। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आएगी? 8 I. 8 आएगी। बस हो गया क्वेश्चन। 8 आना, तो मतलब टर्म क्या होगा? वो T9। आर कितना है हमारा? 8। अब T9 नहीं लिख सकते? कैसे लिखोगे? 16c8 इंटू, देखो x को मत लिखो, x को काट कर दो, वो x कटेगा ही कटेगा, 0 है ना उसके पास। तो बचा क्या? 16 - 8। तो मेरे को ऐसे दिख रहा है यार, 1/sin की पावर 8 फाई और cos की भी पावर 8 फाई दिख रहा है। क्या तुम्हें भी दिखा क्या इतना सा पार्ट? और कुछ नहीं आएगा। दिख गया? Yes, और sir. कुछ भी नहीं आएगा इसमें। मैंने सिर्फ वही किया जो मैंने पढ़ाया तुम्हें, कि बाइनोमियल में इंडिपेंडेंट ऑफ टर्म बोले या कांस्टेंट टर्म बोले, ये सब का मतलब वही होता है कि एक्स की पावर मस्ट भी 0 होना चाहिए। तो उस एक्स की पावर को टारगेट करने के पहले जनरल टर्म लिखो, फिर उसमें जो जो एक्स की पावर है उनको मर्ज करो और इक्वल टू 0 बना दो। वहां से क्या काम करना होता है हमारा? स्टेप क्या होता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। एक बार आर आ गया तो वो टर्म आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में एक्सटेंड क्या कर दिया, थोड़ा सा एडवांस लेवल क्या बना दिया? ये तो था मेंस लेवल, आर निकालना, टर्म निकालना, T9 आ गया। अब उसने क्या बोल दिया? A इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ टी, मतलब इसका जो मिनिमम वैल्यू है उसको बोला है A, और इसी टी का क्या है? मैक्सिमम वैल्यू, उसको क्या बोला है आपको? B। और फिर क्या पूछ लिया आपसे? क्या पूछा है? A plus B. A+B। थोड़ा सा टास्क ये हो गया। अब तुम यार इस एक्सप्रेशन को देख के सोच के बता, इसका मिनिमम वैल्यू आएगा कहीं ना कहीं तो? कहाँ आएगा? अच्छा मिनिमम वैल्यू से पहले तुम पहले क्या सोचते कि सर ये साइन है ये कॉस है, दो दो है और दोनों की पावर 8 है, तो क्यों ना हम उसको मर्ज कर ले? मर्ज कर सकते हैं कि डबल एंगल बना सकते हैं। Yes, sir. लेकिन उसके लिए कुछ कमी है उसमें। तुम्हें साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद है क्या? बताओ। Yes, sir. 2 sin थीटा
कॉस थीटा, साइन थीटा भी है, कॉस थीटा भी है, किसकी कमी है? 2 की ना। Yes, बट sir. एक्चुअली हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करेंगे, एक्चुअली कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? Eight, कितने sir. 2 से? कितने? कितने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे? 8 यार, 8 पावर 8 है ना। देखो, एक साइन थीटा एक कॉस थीटा होता तो एक 2 चाहिए, दो साइन थीटा दो कॉस थीटा है तो हमें दो 2 चाहिए। समझ गए ना? तो जितनी पावर होती है उतनी चाहिए। तो इसको क्या करते हैं कि 2 की पावर 8 से मल्टीप्लाई, 2 की पावर 8 से डिवाइड। इससे एडवांटेज क्या होता है? ये मर्ज हो जाता, ये मर्ज हो गया। देखो मैं मर्ज करके दिखा रहा हूँ इसको, रिजल्ट को मैं ऐसे लिख रहा हूँ साइड में, ये इसके लिए तो आधा स्पेस ही बहुत है। t इज इक्वल टू 16c8 इंटू 2 की पावर 8 और डिवाइड में, देखिए 16c8 2 की पावर 8 डिवाइड में। अच्छा, ये डिवाइड वाला पार्ट मर्ज हो गया, क्या लिख दूं उसको? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, उसको क्या लिखते हैं? Sin Sin 2 8. theta. साइन 2 थीटा, और सबकी पावर क्या है? 8 है। अच्छा 5 था ना, तो 5 लिख देते, कोई बात नहीं। तो सबकी पावर 8 है तो इसकी भी पावर 8 कर दो। ये समझ में आया मर्जिंग वाला पार्ट? Yes, sir. और ये मर्ज करने का एडवांटेज क्या था कि हमारे पास एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्री आ गया, और वो कौन है? साइन 2 फाई। अब हम इसके बारे में सोच सकते हैं, इसके बारे में। पहले दो दो के बारे में सोचना पड़ता, अब तुम्हें सोचना क्या था? उसने एक इंटरवल दिया है तुम्हें, क्वेश्चन में दिख रहा है, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, अच्छी बात है। फाइव कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है? पाई/16 से पाई/8। उसने फाइव का इंटरवल दिया कि पाई/16 से पाई/8 इंटरवल है, ये फाइव जो है ना, फाइव इसका रेंज दिया है। अब तुम्हें यहाँ पर है ना इसका मैक्सिमम और मिनिमम चाहिए था, तो इसके लिए थोड़ा सा क्या चलेगा, यहाँ पर आएगा एओडी का कंसेप्ट, मोनोटोनिसिटी। तो तुम एक बार दिमाग में सोच के बताओ यार, तो 2 फाइव कहाँ से कहाँ तक आएगा? अगर 5 पाई/16 से है तो 2 फाइव कहाँ से कहाँ आएगा? डबल कर दो, पाई/8 से Pi by 4. पाई/4। अब तुम सोचो यार, देखो मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूँ, ये है बाहर साइन। अब तुम सोचो साइन के बारे में, साइन का ग्राफ याद करो, कुछ इस तरह से बनता है। पहला ऐसे ही बनता है ना, Yes, साइन sir. का ग्राफ। देखो साइन है तो मैंने साइन का ग्राफ दिखा रहा हूँ, कॉस होता तो मैं कॉस का बनाता। अब तुम सोचो 2 फाइव का रेंज तुम्हें पता लग गया, पाई/8 से पाई/4 जाएगा। अच्छा पाई/4 मतलब कितना जाएगा? 45। Yes, sir. और पाई/8 मतलब कितना होगा? जितना भी हो यार, एक बात सोचो, पाई/4 यहाँ पर है, और ये पाई/8 तो इसके पहले ही आएगा Yes, sir. या उसके बाद आएगा? पहले पहले है. आएगा। तो सोचो इस इंटरवल के बीच की तो कहानी है, तो क्या Yes. इस वाले में, इस इंटरवल में ये जो साइन 2 फाइव है, क्या तुम्हें इंक्रीजिंग दिख रहा है या डिक्रीजिंग दिख रहा है? Increasing. इंक्रीजिंग, बढ़ता हुआ दिख रहा है, बढ़ता हुआ। देखो साइन है ना 90 तक बढ़ता है, साइन के बीच में अगर एंगल 0 से 90 तक है ना, बढ़ता है, फिर वो क्या करता है? घट जाता है। समझ में आया ग्राफिकल में? तो ये बताने का मेरा रीजन क्या था कि भाई ये ग्राफ बन रहा है इंक्रीजिंग। तो तुम्हें मैक्सिमम मिनिमम में कुछ बताया क्या कि पहले इनपुट पे फिर मिनिमम वैल्यू आती है, और जो लास्ट वाला इनपुट होता है उस पे क्या आता है? मैक्सिमा, अगर वो फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग। क्या आपने मोनोटोनिसिटी पढ़ा है? Yes, sir. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कंसेप्ट पढ़ा है क्या? देखो मेरे पास टाइम होता तो मैं बहुत कुछ पढ़ाता है यार तुम्हें। इस वीक अपना वो रिवीजन स्केड्यूल चल रहा है तो इसमें टाइम नहीं दे पाया ना, लिमिट तक ही करा पाया। इतना तो पता है। और डिक्रीजिंग में पता है कहानी डिक्रीजिंग में उल्टी हो जाती है। जैसे अरे रफली डायग्राम बना रहा हूँ कि ये दो इनपुट है और मैंने बोला कि डिक्रीजिंग है, तो ये वाला फिर ए पे, ए पे फंक्शनल वैल्यू एफ ऑफ ए, तो ये क्या हो जाती है? मैक्सिमम। और बी पे क्या आ रहा है? ग्राफ से देख के बताओ ना, बी क्या आएगा? क्या वो मिनिमम है या मैक्सिमम है? Minimum. मिनिमम है, समझ गए? और इंक्रीजिंग में कहानी उल्टी, ए पे मिनिमम और बी पे मैक्सिमम। बस ये दो कंसेप्ट तुम ध्यान रखना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, तो मैंने वही लगाना है। ये फंक्शन था हमारा इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग था तो मतलब पाई/8 रखूंगा, इंक्रीजिंग है तो पाई/8 पे तो क्या आएगा? मैक्सिमम। और पाई/16 पे क्या आएगा? मिनिमम। अब तुम इतना काम कर लेना, इसमें एक बार फाइव कितना रखना, पाई/8 रखना, अगर आप सॉल्व कर रहे हो उससे रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? मैक्सिमम आ जाएगा। कर लोगे सॉल्व? और एक बार एट फाइव इज इक्वल टू कितना रखना, पाई/16, उससे आपको क्या आएगा? मिनिमम। अब वो जो भी उसने दिया है ए और बी, ए क्या बोला है? मिनिमम। क्या ये ए आएगा ये बी आएगा, ऐड करने का काम तुम्हारा है। छोटा सा क्वेश्चन है,
इसके बाद तो बन गया 16C8 को सॉल्व मत करना, तुम ऑप्शन देख रहे हो क्या? 16C8 समझ गए, मतलब इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक आंसर आएगा। चलो क्लियर हो गया या कोई डाउट है इसमें? क्लियर है। हाँ, और ये एडजॉइंट वाला क्वेश्चन है ना, एडजॉइंट वाला क्वेश्चन अगर तुम्हें थोड़ा भी याद है, ये क्लास का क्वेश्चन था यार, मैंने एक दिन क्लास में डिस्कस किया था यही क्वेश्चन, याद है क्या? चलो मैं फिर रिवाइज करा के दिखाता हूँ, फटाफट लिखूंगा मैं, ज्यादा स्पेस तो नहीं चाहिए इसके लिए। तुम्हें ये डिटर्मिनेंट तो ठीक है, चलो इसको हम क्या क्या लिखेंगे, क्या क्या आएगा इसमें बताओ? इसको तो ऐसे लिख दो 1/a इनवर्स का डिटर्मिनेंट। यस सर। हाँ, फिर इस सबको लगा रहा हूँ, सबको, ये जो दिख रहा है ये जो डिटर्मिनेंट का सिंबल है वो सबके लगा रहा हूँ। फिर एडजॉइंट ऑफ, अच्छा एडजॉइंट ऑफ समथिंग, उसका अगर डिटर्मिनेंट होता है तो प्रॉपर्टी क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी? डिटर्मिनेंट n-1। हाँ, तो मैं इसको क्या लिख दूं, b था, तो b⁻⁻1, इसको क्या लिख दूं, उसका डिटर्मिनेंट 2 पावर में 2, बस हो गया। अरे सब कुछ दिया उसने, मॉड ए दिया है, मॉड बी दिया है, वो सब बेसिक फंडा तुम आता होगा। फिर आगे देखो, इसके भी डिटर्मिनेंट लगेगा एडजॉइंट ऑफ 2a, तो सेम एप्लीकेशन है, इसको भी क्या लिख दूं डिटर्मिनेंट में 2a⁻⁻1 का स्क्वायर। समझ में आया क्या लिखा मैंने? यस सर। क्या इसके बाद नहीं बन पाएगा क्वेश्चन? बना सकते हो? यस सर। हाँ, बस थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना कि ये के ए है, यहाँ पता है कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, वो वाली के ए का डिटर्मिनेंट क्या लिखते हैं उसको, k⁴n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अगर इस 2 को ओपन करोगे, तो इस 2 को ओपन करोगे तो तुम्हें लिखना पड़ेगा 2⁻n ऑर्डर 3, और उसकी भी पावर कितनी है 2, समझ गए? तो ये बनेगा एक्चुअली यस सर। 2⁻6, तो मतलब कुल मिला के मेरे को दिख रहा है ये 64 बनेगा, इस 2 को अगर बाहर लेके आओगे तो। सही है? इसके बाद में सब यस। कुछ पता है तुम्हें, मॉड ए मॉड बी, आई थिंक ये वाला तो बना होगा यार क्वेश्चन। यस सर। हाँ, प्रॉपर्टी बेस्ड है, अभी बोल रहा हूँ जिन बच्चों ने डिटरमिनेंट मैट्रिसेस नहीं किया भाई कर लेना। एडजॉइंट की प्रॉपर्टी, जिसमें से ये वन ऑफ द फेवरेट प्रॉपर्टी और ये सेकंड फेवरेट प्रॉपर्टी, ठीक है? और फिर भी एडजॉइंट ऑफ ए भी याद रखना, डबल एडजॉइंट। तुम तो यार उसकी सारी प्रॉपर्टी घोल के भेजाओ, डिटरमिनेंट वाली एडजॉइंट वाली, ठीक है? वहीं से बन जाएगा। चलो ये वाला एक क्वेश्चन था यार, इसका इंटीग्रेशन कैसे किया, ये हटा दूं मैक्सिमम मिनिमम वाला, ये तो याद हो रहेगा। ये तो कोई रफली डायग्राम बना के भी देख सकते हो तुम। अच्छा इसको क्या किया, जल्दी से बताओ फटाफट, बहुत कुछ कर लेंगे अपन, आगे वाले फटाफट फटाफट बन जाएंगे, डोंट वरी, मोस्टली स्कोरिंग है तो बन जाएंगे। क्या करें बताओ, जल्दी बताओ। देखो इसमें इसमें सबसे ट्रिक जो था ना इसमें, मतलब कि स्ट्राइक कहाँ से करना है, तुम्हें इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का पता है स्टोरी क्या होती है, कि सर स्ट्राइक नहीं होता, यही है ना प्रॉब्लम? यस सर। हाँ, तभी तो मैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन को जेई में कम रिकमेंड करता हूँ, कि तुम जेई में जाते ही मत करना, इस पे स्ट्राइक हो तो करना, नहीं हो तो कोई बात नहीं, देयर आर लॉट्स ऑफ अदर क्वेश्चन। तुम्हें दिख रहा है इधर कॉस था इधर साइन था, तो फिर cos 2 थीटा, ये 2x है ना cos 2x, तो फिर उसको भी कन्वर्ट करो। अब तुम यार पता है सब कुछ सिंगल एंगल में, तो तुम उसको सिंगल एंगल में कन्वर्ट करोगे, तो तुम सोचो cos 2x का ऐसा कोई फॉर्मूला जिसमें cos और sin दोनों आते हो, क्योंकि हमारे पास cos भी है sin भी है, कहीं पढ़ा है फॉर्मूला, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यस सर। बस वही लगाना था यहाँ पर, देखो स्ट्राइक हो जाता है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और आगे वाले को मैं लिख रहा हूँ 12 cos x माइनस का 6 sin x। अब देखो एडवांटेज क्या हुआ यहाँ पर, सिर्फ न्यूमरेटर को दिखा रहा हूँ, बाकी डिनोमिनेटर एज इट इज चलता रहेगा। अच्छा न्यूमरेटर वाले में एक काम करो, इस कॉस कॉस वाले में कुछ कॉमन लो, और इस साइन साइन वाले में कुछ कॉमन लेके देखो क्या दिख रहा है, एक बार देखो, क्योंकि कॉमन ले लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। पहले ये बताओ, ये 9 cos स्क्वायर है, 9 cos स्क्वायर, और ये 12 cos x है, कॉमन क्या आएगा? 3 सर। 3 cos 3 से ज्यादा और भी तो कुछ कॉमन आएगा, cos cos भी तो x। कॉमन आएगा, तो 3 cos x मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा यहाँ से 3 cos, और आगे क्या बचेगा? +12
+12 नहीं, प्लस में 4 है। 4.4। कुछ दिखा क्या, डिनोमिनेटर जैसा दिखा क्या? Yes, sir. अब तावले होके काट मत देना इसको, आगे प्लस में है, प्लस में डिटेल, बट वो हम स्प्लिट करेंगे तो फिर एडवांटेज होगा। अच्छा अब कौन बचा? अच्छा क्या क्या बचा? 9 इंटू माइनस का साइन स्क्वायर, तो माइनस का 9 साइन स्क्वायर, ये दिख गया क्या मल्टीप्लाई? और इधर क्या है, माइनस का 6 साइन, ये वाला। इसमें से भी क्या कॉमन आएगा बताओ, कितना कॉमन ले सकते हो? -3। -3 माइनस sin. 3 और साइन एक्स कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा बताओ? एक तो 3 साइन बचेगा, -2। Plus माइनस 2 का नहीं 3 साइन बचेगा, और प्लस का 2 बचेगा, प्लस का 2। अरे बाहर माइनस है ना, +2। Yes, sir. अब तुम सोचो यार, कुछ एडवांटेज है क्या आपके पास? अब इसके बाद क्या करोगे, क्या स्प्लिट कर दोगे तो फायदा हो जाएगा? Yes, sir. स्प्लिट एंड सॉल्व, बस मेरे को तो आंसर दिख गया, तुम्हें भी दिख गया होगा। कैसे स्प्लिट करोगे, एक बार इसको स्प्लिट कर दो, ऐसे, दिख गया? तो देखो Yes, sir. इसको स्प्लिट करोगे तो 3 cos +4, 3 cos +4 कट जाएगा, फिर क्या बचेगा? 3 cos डिवाइड में 2 + 3 साइन। अच्छा उसके बाद में जो बचेगा उसको कैसे सॉल्व करोगे? इस तरह से दिखेगा, ये बचेगा, इसको कैसे सॉल्व करोगे? डिनोमिनेटर को 30 पुट कर। P1. हाँ बस हो गया, या तो पूरे डिनोमिनेटर को टी पुट कर देना या साइन को टी पुट कर देना, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। मैं तो मानता हूँ डिनोमिनेटर पूरे को ही टी पुट कर देना सबसे बेस्ट होता है। और जब तुम इसको स्प्लिट करोगे ये वाले पार्ट को, तो कौन सा कटेगा? 3 साइन +2, ये कट जाएगा, सही है? Yes, Yes. sir. फिर क्या करोगे, cos x को टी मान के साइन उड़ा देना। समझ में आया स्टोरी? यस Yes, सर। sir. बस कहानी यही स्ट्राइक करनी थी तुम्हें, ये स्ट्राइक वाला पॉइंट था। ये स्ट्राइक हो जाता ना तो चीजें बन जाती। और तुम्हें स्ट्राइक करने के लिए थोड़ा लेफ्ट राइट देख लिया करो यार, कैसा एक्सप्रेशन लिखा है। कॉस था, साइन था, नीचे भी कॉस साइन था, तो फिर cos 2 थीटा को भी चेंज करो, कुछ ऐसा चेंज करो कि जिसमें कुछ शॉर्ट आउट हो, तो साइन और कॉस में चेंज करो। वैसे तो cos 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं, पता ना? और उन यस। चारों का मतलब यही होता है Yes, कि sir. स्वाद के अनुसार है ना, जैसे जैसे लगे मेरे को ये यूज करना है वो यूज करना है, वैसे चेंज करते रहा करो। फटाफट से ये बताओ, बना? बना कि नहीं बना? नो सर, मेरा तो नहीं बना सर। बनना चाहिए था ये क्वेश्चन, तो ऐसे मान लो देखते ही गोली मार देना चाहिए था इस क्वेश्चन को, बनना चाहिए था। देखो बाकी, अनमोल, चिराग, मनीष, बना? देखो इसमें Yes, sir. इसमें बनाने का तरीका बताता हूँ। पहली बात तो देखो, ये log 4 है, छोटी छोटी चीजों पे तुम्हें काम करना था। ये log 2 है, तो तुम्हें इतना तो पता है कि जब तक बेस सेम नहीं होगा हम उसको कंपैरिजन तो नहीं कर पाएंगे, पहली बात। तो इस 4 को 2 बनाओ, कैसे बनाओगे? 2 की पावर 2, सही है। फिर तुमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, ये जो पावर होती है ये बाहर जाता है, ये बाहर आता है, बट ये बाहर आके कैसे आता है? क्या वो मल्टीप्लाई में 2 होता है या 1/2 होता है? 1/2 से। 1/2। देखो दो प्रॉपर्टी होती है, एक होता है log x⁴ है, हाँ बढ़िया मनीष, ये तो आगे आता है फ्रंट में मल्टीप्लाई में। और अगर बेस की पावर में कुछ n होता है तो ये भी आगे आता है, बट वो 1/n आता है। तो देर आर 2 प्रॉपर्टीज, तो उसमें से ये 2 आगे आ गया, तो 2 आगे आ गया मतलब 1/2 बन गया। अब इसका बेस 2 हो गया, यहाँ भी बेस 2। अब तुम कंपैरिजन करोगे तो तुम्हें पता है यहाँ पर 1 है इक्वल टू में, बट यहाँ हाफ है। तो यार अगर ये 1 होगा तभी तो कंपैरिजन, देखो कंपैरिजन करते समय दोनों की शक्लें सेम होनी चाहिए। शक्ल मतलब जैसा वो दिख रहा है वैसा ही ये दिखना चाहिए, तब तुम कंपैरिजन कर सकते हो। तो फिर ये हाफ को 1 बनाने का मतलब है तुम्हें पावर में भेजना है। तो ये जो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर करोगे ना तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये लो, ये वापिस से पावर में भेज दो, अरे कोई दिक्कत नहीं, उसको ऊपर से नीचे भी ला सकते हो, ये लो फ्रंट में ले आना, जब चाहो तुम कुछ कर सकते हो। अब ये बन गया क्या, जैसा राइट हैंड साइड था, लॉग का कोफिशिएंट 1, इसका भी कोफिशिएंट 1, इसकी बेस 2, इसकी भी बेस 2। तो अब जब कंपैरिजन करोगे तो कहानी क्या बन जाएगी कि उसका जो भी कंक्लूजन आएगा उस वाले पार्ट का, राइट वाले का, ठीक है? तो इसका जो भी आंसर आएगा ना उसको हम इसके इक्वल करेंगे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? Yes, sir. हाँ, अब तुम्हें बस इतना सा, ये इधर बेसिक प्रॉपर्टी लगाना था, ये तो प्रॉपर्टी बेस्ड टास्क था। ये प्रॉपर्टी कितना तुम्हें आता है, कंपैरिजन कितना तुमने बेसिक पढ़ा है, 9th 10th में कभी ध्यान दिया था या नहीं दिया था, बस वही था।
और यहाँ यहाँ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लॉग तो हमने पहले रिमूव कर दिया, ये तो कंपैरिजन में उड़ा दिया। अब कहानी बची ये, अब ये भाई साहब इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो तुम्हारे दिमाग के वैसे ही तार खुल चुके। इन्फिनिटी का मतलब या तो वो जीपी है या फिर एजीपी में बनेगा, दो ही जगह बनती है स्टोरी इन्फिनिटी की। अब वो बनने के लिए तुम्हें थोड़ा सा ध्यान क्या देना था कि यार इसका बेस 2 है, इसका बेस 4 है, इसकी बेस 8 है, तो हम इनको मर्ज तो नहीं कर सकते। अगर मैं सबकी बेस, अब देखो 2 को तुम 4 में नहीं बना सकते, 4 को 2 बना सकते हो, तो क्या मैं सबकी बेस 2 बनानी चाहिए थी मेरे को, इसको भी 2 में, इसको भी 2 में, ताकि हम सबकी बेस 2 हो जाती, तो पावर को क्या कर देते, ऐड ना। तो मैं इसको Yes, सॉल्व sir. कर रहा हूँ, देखो पहला वाला बनता 2 की पावर 1/4। अच्छा 4 को क्या लिखता मैं, 2 की पावर 2, और उसकी भी पावर कितनी है, उसकी भी पावर कितनी है, 1/16। तो क्या पावर ऑफ पावर का लॉजिक बना। Yes, sir. तो क्या दूसरा वाला पार्ट आया 2 की पावर 1/8 डायरेक्ट लिख दूं। फिर ऐसे ही तीसरा वाला सोच के बताओ, तीसरा वाला 8 का मतलब 2 की पावर 3, और उसकी भी पावर कितनी है 1/48। तो क्या यहाँ पावर ऑफ पावर का कंसेप्ट दिखा, Yes, sir. कितना बनेगा 1/16। फिर नेक्स्ट वाले को कन्वर्ट कर लो, 2 की पावर 16 को क्या लिखोगे 4, तो जहां तक मुझे दिख रहा है 4 और ये कटेगा तो कितना आएगा 1/32। क्या ये पार्ट समझ में आया तुम्हें। Yes, sir. अब एडवांटेज, सबकी बेस 2 है, तो पावर को क्या कर दो, ऐड कर दे, तो कितना बन जाएगा 2 टू द पावर 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/32 डॉट 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 इन्फिनिटी। कुछ तो पढ़ा होगा तुम लोगों ने इसका। ये क्या बना रहा है, जीपी बनाया, GP बराबर. जिसमें Yes. फर्स्ट टर्म क्या है 1/4, कॉमन रेशियो क्या है बताओ डिवाइड करके। बहुत बढ़िया 1/2. मनीष, 1/2, शाबाश, 1/2 है। अरे 1/2 Yes, sir. 1/2 से तो मल्टीप्लाई जा रहा है, अब तो इसके बाद कर लोगे। चलो फिर भी फॉर्मूला रिवाइज करा देता हूँ, एस इन्फिनिटी जीपी है ना, इनफाइनाइट टर्म्स का जीपी का सम का फॉर्मूला A/1 - R। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मैंने सीक्वेंस सीरीज थोड़े दिन पहले ही बताई है यार, कर लोगे। अरे हो जाएगा, इसके बाद में कुछ नहीं करना, ये जीपी को सॉल्व करना, ये 2 की पावर जो भी आंसर आएगा, 2 की पावर में जो भी आंसर आएगा उसको डायरेक्टली इसके इक्वल कर देना। ये जो भी आंसर आएगा इन दोनों को इक्वल करना, और सॉल्व फॉर दी एक्स, क्योंकि उसने क्या पूछा है, रियल सॉल्यूशन, मतलब एक्स की वैल्यू पूछी है। और ये जो पावर हाफ है ना, इसका मतलब स्क्वायरिंग कर देना, ताकि वो पावर हाफ हट जाए। कर लोगे इसके बाद, ठीक है। कमलप्रीत अब तो समझ में आ गया क्या करना था। सर ये वाले दिमाग खराब करने वाले सब लगते हैं मुझे तो सर ये। Yes, अरे sir. ये इजी होते हैं, ये एक्चुअली इजी होते हैं, बट इनमें पता है ये जो आप बोल रहे हो ना, जो इससे दिमाग खराब हो गया, वो एक्चुअली क्या है, ये थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है, यहाँ पर प्रॉपर्टी लग जाती है। ठीक है, थोड़ा सा ये जीपी है, बैन तो यार क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन बैन हो जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा चलो ये वाला तो बना होगा। ये तो हो गया था Yes, सर, sir. पहली बार यही किया था। देखते ही कर दिया था, A - B यूनियन B - A। अच्छा होता क्या है एक्चुअली A - B यूनियन B - A। सर जो मतलब कॉमन होती है ना, उसको रहने देते हैं, बाकी लिख देते हैं। इसको इसको पता है क्या बोलते हैं, ये A - B का मतलब होता है ओनली ए, सही है। और यस B सर। Yes, - A sir. को बोलते हैं ओनली बी। इन दोनों के कंबाइन वेन डायग्राम में जब आप कंबाइन स्टोरी देखोगे ना, ये वाला ओनली ए ओनली बी, इसको बोलते हैं डेल्टा ए डेल्टा बी, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, सुना है। यस सर। हाँ वो बोलते हैं। तो आप कैसे भी कर लेना, वेन डायग्राम बनाना या जैसे भी बन जाएगा। ये थोड़ा सा क्या, ये थोड़ा सा क्वेश्चन किस पे था, जैसे ये जो पहला रिलेशन दिया ना, ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था, कि ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो दूसरा वाला है, ये भी प्रॉपर्टी बेस्ड था, ये इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, रहने दे क्या चलो कोई नहीं, आगे वाला फिर भी मैं बता दूंगा, ये सर्कल है इलिप्स है, फिर आपको उसका डायग्राम बना के रेंज निकालना था, ये उस टाइप का क्वेश्चन था। अच्छा ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पता है क्या तुम्हें, जैसे इसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात की,
क्या होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? नहीं सुना किसी ने? क्यों? हम्म? किसी ने नहीं सुना? नो सर। देखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जिसके रेस्पेक्ट में कॉन्केविटी चेंज होती है। कॉन्केविटी चेंज होना मतलब एफ डबल डैश एक्स है ना, वो चेंज होना। जैसे मान लो मैंने क्या बोला कि जैसे जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया तुम्हारे लिए, ठीक है? जैसे कुछ इस तरह का एक एक रफली डायग्राम कोई भी मान लो। जैसे मान लो मैंने ये दे दिया ए, ये बी और ये सी, ठीक है? अब एक एक कर्व बना दिया यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है? अब तुम सोचो कि ये जो बी पॉइंट है ना, बी पॉइंट, इसके पहले यहाँ पर कॉन्केविटी दिख रहा है, यहाँ पर कॉन्केविटी क्या है? ये इसको बोलते हैं कॉन्केविटी डाउन। डाउन, यहाँ कॉन्केविटी क्या है? डाउन है। और इस पॉइंट बी के रिस्पेक्ट में देखोगे आगे जाओगे तो ये कॉन्केविटी अप हो गया क्या? ये कर्व ऐसे Yes, sir. तो ये जो बी वाला पॉइंट है ना, इसके रिस्पेक्ट में कॉन्केविटी चेंज हो रही है। कॉन्केविटी चेंज होना मतलब अप से डाउन होना। तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में काउंट होता है, जहां पर एफ डबल डैश जीरो होता है। तो आपको करना क्या था एक्चुअली इस क्वेश्चन में? क्या करना था? पहले एफ डैश एक्स निकालना था। समझ में आया मेरी स्टोरी? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अगर निकालना है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो उसके लिए क्या करना था आपको? एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो को सॉल्व करना था। बस इतना सा काम था, याद रखना ही। सॉल्व किसके लिए करना था? फॉर दी एक्स। ग्राफ नहीं बना पाओगे, बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि यार इसका ग्राफ देखो एक्स टू दी पावर 7 है, मतलब कोई क्वाड्रेटिक या नॉर्मल नहीं है कि उसका ग्राफ डिजाइन करेंगे। तो अच्छा डबल डैश तो कर सकते थे ना इसका? Yes, sir. यस सर। करना आराम से बनेगा, इतना टफ नहीं है। तुम सोचोगे सर चलो डिफरेंशिएशन किया मैंने, एक्स टू दी पावर 6 से वो एक्स टू दी पावर 6 पे आएगा, फिर एक बार और करना पड़ेगा। डबल डैश मतलब समझ गए? डबल टाइम। Yes, sir. हाँ तो दो बार करना, फिर उसको जो भी रिजल्ट आएगा, जैसा भी एक्सप्रेशन आएगा इक्वल टू जीरो। अब इसको सॉल्व करना है ना, तो तुम इसके फैक्टर निकालना। फैक्टर्स निकालोगे तो तुम्हें इजीली वहां से एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। फैक्टर नहीं निकालोगे तो तुम उसको घुरते रहना, वो तुम्हें घुरता रहेगा, कोई मतलब नहीं बनेगा। समझ गए? यस सर। क्लियर है ना मेरा पॉइंट? ठीक है। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन समझे क्या? जहां पर कॉन्केविटी चेंज होती है, एक ऐसा पॉइंट, इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोल सकते हैं, बी वाला पॉइंट। एक ऐसा पॉइंट जिसके रेस्पेक्ट में कॉन्केविटी चेंज होना, या फिर एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू क्या आना? जीरो आना। अगर ग्राफिकल वे में बोलो तो कॉन्केविटी चेंज होना। और अगर मैथमेटिकली जैसे कैलकुलेशन वाइज बोलते हैं ना, कैलकुलेटिव बोलेंगे तो एफ डबल डैश जहां पर जीरो होता है, दोस पॉइंट्स कम्स अंडर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, समझ गए? और अच्छा उसने पूछा क्या था समझे? सम ऑफ एब्सिसस। एब्सिसस मतलब एक्स की वैल्यू पूछी है, समझ गए? तो यस वो तो सर। जो एक्स आएगा ना उसको ऐड कर देना। सर ये सभी मतलब ऐसे क्वेश्चन होते हैं अगर इन्फ्लेक्शन पूछा तो? हाँ इन्फ्लेक्शन में तो ऐसा ही आएगा। अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है तो कोई बड़ा सा फंक्शन देगा और बोलेगा कि या तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के काउंटिंग पूछ लेगा कितने पॉइंट है, या फिर वो जो पॉइंट्स आ रहे हैं उनको ऐड करके पूछ लेगा। जैसे यहाँ पर पूछ लेना सम ऑफ एब्सिसस, मतलब आपके जो भी आंसर आएंगे उनको ऐड करके बताओ। या वैसे पूछ सकता है नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो काउंटिंग बोलता। जैसे मान लो चार आंसर आए तो चारों की काउंटिंग। ओके सर, मतलब मेथड डबल डैश करके जीरो करना है उसको? हाँ वो तो करना ही पड़ेगा, ये फैक्ट है कि आपको डबल डैश करना है और इक्वल टू जीरो करके सॉल्व करना है। सॉल्व फॉर दी एक्स। समझ गए? डबल डैश मतलब वही एक बार डिफरेंशिएट करो, फिर जो एक्सप्रेशन आता है उसको दोबारा डिफरेंशिएशन करो। इन सब में ये सब किए थे स्टैटिस्टिक्स वाले? स्टैटिस्टिक्स वाले तो देखो करने चाहिए थे आपको, है? ये वाला तो किया होगा, ये तो कल ही बताया था मैंने, ये वन यस टू द सर। पावर इन्फिनिटी वाला टाइप Yes, sir. है। किया था सर। Yes, sir. यस सर। चलो ये तो वही वन टू द पावर इन्फिनिटी वाला टाइप है। यस सर।
तो बनना चाहिए। इसका तो ये कुछ नहीं, ये तो डॉट करते, ये भी आसान था ना, इजी था। Yes, Yes. sir. डॉट करते तो हो जाता। ये मिनिमम मैक्सिमम, ये तो देखो ग्राफिकल वे में से ही बनेगा, इसको ग्राफ बनाए बिना नहीं बना पाओगे आप, कि ग्राफ बनाना था और करना था। इन सेंटर का भी ठीक है, ये बन जाता। ये मैंने यहाँ पर एक आपको बता दिया, मैट्रिसेस वाला बना लिया होगा, ये तो इजी था, A11 निकालना और ये सब। चलो आगे के कोई एक दो रह गए ना, तो वो मेरे को या तो तुम वैसे पूछ लेना, या फिर तुम्हें पीडीएफ तो बता देंगे। देखो मैन मैन मैंने ट्राई किए, ये जो मैन मैन अपने थे ना 10-12 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे स्टार्टिंग वाले, वो तो बन गए। और ये स्टैटिस्टिक्स वाला ट्राई जरूर करना यार, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, तुम ऐसे टुकड़ों वाइज में जाना कि उसने कितने ऑब्जर्वेशन दिए, आपको पता है क्या निकालना है उसने, वेरिएंस दिया है। तो तुम्हें मैंने फॉर्मूला बताया था वेरिएंस का, याद है? सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या चाहिए उसमें, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड में काउंटिंग, फिर आगे मीन, सिग्मा एक्स आई डिवाइड में एन का स्क्वायर, यही तो चाहिए। Yes, sir. ये सोचना, ये सोचना, ठीक है। चलो ठीक है, अभी के लिए तो बाय बाय। तुम्हें भेज देंगे ना वो, बाकी पीडीएफ भी भेज देंगे सर, चिंता मत करो, ठीक है। अच्छे से मेहनत करते रहो यार, अभी थोड़ा सा एक लास्ट वीक है, तुम जी जान लगाओ, बट सिलेक्टिव चीजों पे भी काम करोगे तब भी बन जाएगा। चलो बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। Yes, sir.